इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हर दफा क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, तो इसकी जो बेसिक टेक्निक है वो बड़ी सिंपल सी है। आपने अगर वो समझ लिया तो इसकी जितनी भी टाइप्स हैं उसको याद रखना बड़ा आसान होगा। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज अ प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोलैरिटी डिफरेंस। पहली बात तो ये कि ये सेपरेशन होती है इसमें। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक है केमिस्ट्री की जिसमें आप क्या करते हो, सेपरेशन करते हो डिफरेंट कंपाउंड्स की, और वो सेपरेशन किस बेस पर हो रही है, ऑन द रिलेटिव पोलैरिटी डिफरेंस। जो जितना पोलर होगा, जिसके साथ ज्यादा अटैचमेंट होगी वो उसके साथ मूव करेगा। ठीक है, जिसकी पोलैरिटी जिस सब्सटेंस के साथ ज्यादा होगी वो सब्सटेंस हमेशा उसके साथ मूव करेगा और उसी बिहाफ पे हम उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। इसमें एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी का डिफरेंस है। एक्सट्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, आप डिफरेंट कंपाउंड को भी सेपरेट करते हैं। हम दोनों सेपरेशन टेक्निक है, आइदर एक्सट्रैक्शन हो या क्रोमेटोग्राफी हो। एक्सट्रैक्शन होती है हमेशा रिलेटिव सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पर। सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी चीज का हल होना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आप नमक को पानी में डाल रहे हो तो उसके अंदर सॉल्युबल हो रहा है। ठीक है, अगर आप उसके अंदर पानी के अंदर रेत को डाल दो तो वो सॉल्युबल नहीं होती क्योंकि उसकी वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी नहीं है। तो जो एक्सट्रैक्शन है वो हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सॉल्युबिलिटी होगी, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी भी नो डाउट सेपरेशन टेक्निक है, लेकिन ये हमेशा पोलैरिटी के बिहाफ पर होगा। ठीक है, आगे हम जब इसको पढ़ेंगे टेक्निक को तो मैं इसको डिस्कस करूंगी कि ये पोलैरिटी असल में है क्या। इसकी क्रोमेटोग्राफी की डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं। वन इज असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी और रेडियल क्रोमेटोग्राफी। टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असेंडिंग। असेंडिंग आपको पता है किसी भी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना। ठीक है, टेंड टू मूव टेंड टू मूव अपवर्ड। असेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, मतलब बॉटम से टॉप की तरफ मूव करना है। तो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करेंगे, जब भी सॉल्वेंट को आपने इस्तेमाल करना है तो आपने ऊपर से नीचे की तरफ गिराना है। ठीक है, मतलब हाइट से आप उसको बॉटम की तरफ भेजोगे और उसके साथ ही जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होंगे। डिसेंडिंग में ये होता है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ भेजते हो, टेंड टू मूव डाउनवर्ड। ठीक है, असल में ठहरो, आप लोगों को ये समझाने से पहले मैं ना इसका क्रोमेटोग्राफी का, क्योंकि आप लोगों को उस तरह सॉल्वेंट की मूवमेंट समझ नहीं है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक रफ सा मैं आपको एक स्केच देती हूँ कि क्रोमेटोग्राफी में हम करते क्या हैं। आवाज आ रही है आप सबको? यस मैम, आ रही है। अच्छा, इसमें ऐसा है, हम क्या करते हैं, ये जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है इसमें क्या होता है, पहली बात वो कह रहा है कि आपने इसमें सेपरेशन करनी है। क्या है? सेपरेशन है डिफरेंट कंपोनेंट्स की। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, इसका मतलब है कि कुछ केमिकल्स कंपाउंड आपने इकट्ठे मिक्स किए होंगे। ठीक है, जब आप सेपरेट उसी चीज को कर सकते हैं जो मिक्स अप हुई होगी, तो आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनको आपने सेपरेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ हमारे पास में 3 इंच इकट्ठी मिला, 2 इंच, 2 ब्लैक और रेड। ठीक है, आपने इन 3 इंच को कंबाइन कर दिया और इसका बना दिया हमने मिक्सचर। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो तीनों कंपोनेंट्स का मिक्सचर है ये सेपरेट हो सके, आप रेड को अलग कर सको, ब्लू को अलग करो और आप ब्लैक को आप अलग कर सको। अब हमने क्या करना है, इसके लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो है क्रोमेटोग्राफी, कि मैं एक सिंपलेस्ट टाइप बताऊंगी। पेपर क्रोमेटोग्राफी आगे हम उसको पढ़ेंगे भी। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली पेपर लेते हैं और पेपर को आपने कट कर लेना। ठीक है, हमने क्या किया, पेपर लिया और उसको कट कर दिया।
आप ये देखें, इस डायग्राम पे आ जाओ। सबसे पहली बात ये है कि जो क्रोमैटोग्राफी है वो सेपरेशन टेक्निक है, आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना है, ठीक है। मैंने एग्जांपल दी कि हम फॉर एग्जांपल हम 2 या 3 इंक्स को मिक्स कर लेते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि वो इंक्स जो है वो आपस में सेपरेट हो सके, तो हमने क्या करना है, पेपर ले लिया, जैसे जैसे एरो मूव करेगा आपने उस एरो पे ध्यान रखना है। आपने बेसिकली ये पेपर को काटा हुआ है और पेपर की जो बॉटम लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, ठीक है, कि हम पेपर के लास्ट से जो 2.5 या 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं और हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 2.5 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, इस लाइन के ऊपर वो जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ था उस मिक्सचर के अंदर रेड इंक भी है, ब्लू इंक भी है और इसके अंदर क्या है, ब्लैक इंक भी है, ठीक है, ग्रीन का भी मिक्सचर है। आपने इसको इस लाइन के ऊपर लगा देना एक ड्रॉप। अब आपने देखना है कि इसके अंदर मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और आप इनकी सेपरेशन चाहते हैं, तो आपने इस पेपर को क्रोमेटोग्राफिक जार के अंदर हैंग कर देना है, जैसे ये इसने हैंग कर दिया इसको, ठीक है। क्लिप लगा के आपने इस पेपर को हैंग कर दिया। अब सेपरेशन कैसे होगी, ऐसा तो नहीं है ना कि पेपर के ऊपर आप ड्रॉप लगा दो तो वो वही खुद से ही सेपरेट हो जाए। इसके लिए हमें सॉल्वेंट चाहिए, कोई ना कोई लिक्विड चाहिए जो इसके ऊपर मूव करेगा, तो तभी जाकर सेपरेशन होगी, ठीक है। आपने क्या किया, इस बॉटम लाइन पे हमने इंक लगाई थी, तो आपने इस पेपर को कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हो, ईथर ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, ले सकते हैं, या इनका मिक्सचर भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो बॉटम लाइन है उसको आपने इस लिक्विड के अंदर डिप कर देना, जहाँ पर हमने मिक्सचर लगाया था, ठीक है। अब एक कॉमन सी एग्जांपल है, आप पेपर का एक कॉर्नर भी बेशक पानी के अंदर डिप रखो, एक नॉर्मल वाटर के अंदर, तो आप देखोगे पानी आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लग जाता है उस पेपर के ऊपर, ठीक है। बेशक आप उस पेपर पूरे को डिप ना करो, आपने उसका एक एज ही पानी के अंदर रखा होगा ना, तो पानी के अंदर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेंट की कैपेबिलिटी होती है कि वो मूव करने लग जाता है। यही वजह है कि हम सॉल्वेंट को कहते हैं दिस इज मोबाइल फेज, ठीक है। क्या है सॉल्वेंट, मोबाइल फेज। मोबाइल आपको पता है, मोबाइल हम उस चीज को कहते हैं जो मूवेबल हो, मूविंग। अब अगर आपने पेपर का एक कॉर्नर वाटर के अंदर रखा है, पेपर मूव नहीं कर रहा लेकिन वाटर उस पेपर के साथ साथ मूव कर रहा है, तो वाटर जो है वो मोबाइल चीज होगी, तो बेसिकली मूव कर रही है। तो हम क्या कहेंगे, कोई भी सॉल्वेंट जो आपने इस क्रोमेटोग्राफिक जार के अंदर डाला होगा जिसने बेसिकली पेपर के ऊपर मूव करना होगा, उसको हम कहेंगे दिस इज मोबाइल फेज, ठीक है। और यही है हमारे पास सॉल्वेंट। अब जो हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं असेंडिंग, डिसेंडिंग, रेडियल और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी की, उसमें हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट की मूवमेंट पे टाइप डिपेंड कर रहा है कि आपकी टेक्निक कौन सी है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसमें सॉल्वेंट की जो मूवमेंट होगी, सॉल्वेंट और टेंड टू मूव अपवर्ड। असेंडिंग क्या होता है, आपने पेपर को जब हैंग किया, जैसे ये देखें डायग्राम में मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि हमने पेपर को इसके अंदर हैंग किया है, तो लिक्विड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस पेपर के ऊपर मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड असेंडिंग पोजीशन। क्या है ये, असेंडिंग पोजीशन। समझ आ रही है आपको स्टूडेंट्स? जी मैडम आ रही है। हमने पेपर को सॉल्वेंट के अंदर डिप किया है और सॉल्वेंट जो है वो नीचे से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव कर रहा है, तो ये है असेंडिंग पोजीशन, ठीक है। डिसेंडिंग क्या होगी कि आप लिक्विड को ऊपर से बहाना, ठीक है। डिसेंडिंग क्या है कि ऊपर से नीचे की तरफ आए, आपने लिक्विड को फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट किया है और ये आहिस्ता आहिस्ता इस पोजीशन में आए, तो दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर। सर्कुलर में ये है कि आपने क्या किया है, जो आपके पास पेपर है आपने एक सर्कल में काट लेना है। यहाँ तो हमने पेपर को एक लंबाई के रूप में काटा हुआ है, जैसे पेपर की एक शेप होती है, कुछ विड्थ है कुछ इसकी हाइट है, ठीक है, लेंथ है इसकी। तो हमने क्या किया है, सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में आपने पेपर जो है उसको एक सर्कल की फॉर्म में काट लेना है। और सर्कल कैसा होना चाहिए, मैं आपके साथ अभी शेप को कर देती हूँ।
ये देखें, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग था, उसमें हमने पेपर की विड्थ और लेंथ रखी थी। लेकिन जब हम क्रोमेटोग्राफी, सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, कोई भी चीज होगी हमारे पास, फॉर एग्जांपल आपके पास पेपर है जिसपे आपने सॉल्वेंट को लगाना है, करना है, तो आप उस पेपर की सर्कल शेप में कटिंग करोगे और उस सर्कल के सेंटर में हम सुराख करेंगे। ठीक है, वहां ये था कि हम उसकी एंड पे था, लेकिन सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में आपने पेपर को सेंटर से सर्कल में काट लिया और सेंटर में हम उसके एक होल कर देंगे। अब आपने इस सेंटर से 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के, इस सेंटर से आपने 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इसके साइडों पे। ठीक है, आपने क्या किया, सेंटर में बिल्कुल डॉट लगाया और वहां से हमने 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के हमने उसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी। आप लोगों को उसकी शेप ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। आपने इस पेज, इस डॉट से 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है और यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, वो आपकी बेस लाइन होगी। ठीक है, यहाँ मैं दिखा दी। अभी हम पढ़ रहे हैं असेंडिंग का, मैं आप लोगों को जरा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये है असेंडिंग स्टाइल क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है। हमने क्या किया, हमने ये पेपर ले लिया, ठीक है, उस पेपर से यहाँ तक 2.5, उसकी जो बॉटम है वहां से 2.5 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस लिया और हमने ये बेस लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारे पास क्या है, ये है बेस लाइन, ये जो है ये है बेस। ये आपके पास बेस लाइन है। हमने क्या किया, हमने इस बेस लाइन पे इंक्स का जो मिक्सचर होगा वो लगाना है। ठीक है, असेंडिंग में क्या था कि सॉल्वेंट, आपने इस पेपर को सॉल्वेंट के जार के अंदर रख दिया। ठीक है, की तरफ करेगा, असेंडिंग स्टाइल था। अब अगर आप उसी लिक्विड को ऊपर से बहाओ, मतलब ये बेस लाइन यहाँ की बजाय, बेस लाइन तो यही है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसी तरह इसकी समझ आ गई? अच्छा, इसमें जो सर्कुलर है उसमें हम क्या करते हैं, मैं आपको सर्कल ड्रॉ उसका, इसमें आपने जो पेपर की जो शेप है वो ये सर्कल स्टाइल में रखनी है, उसके सेंटर में आप लगाओगे। ठीक है, और आपने यहाँ सेंटर में डॉट लगा दिया और इससे 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपने क्या करना है, एक और सर्कल, ठीक है, 2.5 या 1.5 सेंटीमीटर पे आपने लगा देना है इस पे। ठीक है, आपने ग्राफी की बेस लाइन है तो इसमें हमने लगाया था और यहाँ भी हम यहाँ और जिसको आपने सेपरेट करना है। बिल्कुल मैटर, ठीक है, जो रेडियो क्रोमेटोग्राफी है इसमें भी हम क्या करते हैं, यहाँ जैसे हमने
अच्छा, जो रेडियल क्रोमैटोग्राफी है ना, उसमें भी सेम ऐसे ही आप पेपर को एक सर्कल की शेप में काटोगे, सेंटर में आप उसका डॉट लगाओगे और उससे 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हम उसकी बेसलाइन ड्रॉ कर देंगे। सिर्फ इसमें एक डिफरेंस होता है कि आपने जो भी मिक्सचर लगाना होता है वो एक कॉर्नर पर लगाना होता है बेसलाइन पे, ठीक है। सर्कल में हमने इस तरफ भी लगाया था, लेफ्ट साइड पे भी है और इसकी राइट साइड पे भी हमने मिक्सचर के डॉट लगाए, लेकिन रेडियल में आप हमेशा सिर्फ एक साइड पर लगाओगे। इसमें हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एक साइड पर ही इसे लगाना है यहाँ पर, और जब ये सॉल्वेंट मूव करेगा तो वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा और हम यही से इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। रेडियल क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है कि जो आप पेपर है उसको आपने राउंड सर्कल शेप में काटना है, लेकिन जो सॉल्वेंट होगा वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करने की बजाय इन द फॉर्म ऑफ आर्क मूव करेगा, ठीक है। इसकी दो फेजेस होती हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। ये तो थी टेक्निक्स, ये जो चारों हैं असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर और रेडियल। टेक्निक से मतलब ये होता है कि आप इस क्रोमैटोग्राफी को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसके चार डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। चाहे सॉल्वेंट नीचे से मूव कराओ, चाहे सॉल्वेंट ऊपर से मूव कराओ, चाहे एक सर्कल की फॉर्म में उसको मूव करा लो या एक रेडियस की फॉर्म में। अब ये जो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज है, ये बेसिकली क्रोमैटोग्राफी की दो फेजेस है, ठीक है। क्रोमैटोग्राफी जो प्रोसीजर है उसके अंदर हम दो फेज इस्तेमाल करते हैं। स्टेशनरी फेज हमेशा साकन होती है, जो चीज आपके पास मूव ना करे, साकन हो, उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज, नॉन मोबाइलेबल। फॉर एग्जाम्पल पेपर है तो पेपर मूव नहीं करता, ये स्टेशनरी फेज है। अगर आप टाल की यूज करते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड इस्तेमाल करते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एक्टिवेटेड चारकोल इस्तेमाल करते हो, तो ये सारी वो चीजें हैं जो मूव खुद से नहीं करती, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी फेज। जार के अंदर डाल दें और इसके अंदर पेपर को रखें या इसको किसी भी चीज के ऊपर से बढ़ाएं तो ये खुद से मूव करता जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोबाइल फेज। अब इसके अंदर हमने सेपरेशन तो हमने ठीक है, हमने कहा कि हमने सेपरेशन फाइंड करनी है, तो वो सेपरेशन हमें कैसे पता लगेगी, ये इस आर एफ वैल्यू के बिहाफ पे हम उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इस डायग्राम में आओ, पहले पेपर क्रोमैटोग्राफी की हम एक रफ सा देख लें। इस पेपर क्रोमैटोग्राफी हमारे पास एक टाइप है क्रोमैटोग्राफी की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पेपर को एज ए स्टेशनरी फेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मोबाइल फेज को हम जो भी सॉल्वेंट है, वाटर है, इथेनॉल है, इसको हम एज ए मोबाइल फेज इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें क्या होता है, ये पेपर था, हमने इसकी बेसलाइन ड्रॉ की, उस बेसलाइन के ऊपर हमने डिफरेंट मिक्सचर्स लगा दिए। अब उन मिक्सचर्स को जब हम क्या करेंगे, सेपरेट करना है, तो हमने क्या करना है, इस पेपर को क्रोमैटोग्राफी जार के अंदर हैंग कर दिया। जब आप इसको हैंग करोगे तो सॉल्वेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। अब पेपर क्रोमैटोग्राफी में पहला स्टाइल देखो, असेंडिंग। असेंडिंग क्रोमैटोग्राफी में क्या था, ये पेपर की ये स्ट्रिप है, ये बिल्कुल लास्ट है और ये आहिस्ता आहिस्ता सॉल्वेंट ऊपर मूव कर रहा है। देखो कि ये निशान दे रहा है, ये वाटर लेवल स्टार्टिंग में इतना था, सेकंड स्टेप पर जाकर वाटर लेवल इतना हो गया, और जब आपने फिनिश किया तब जाकर वाटर का लेवल ये वाला आ गया। इट मीन सॉल्वेंट नीचे से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव कर। इसी तरह डिसेंडिंग में आ जाओ, तो क्या है, सॉल्वेंट ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर, ठीक है। पेपर को आपने सस्पेंड किया हुआ है और ये जो सोल्यूशन है ये बजाय नीचे से ऊपर जाने के आप ऊपर से बढ़ा रहे हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएगा। सर्कुलर क्रोमैटोग्राफी में क्या था, आपने पेपर सर्कल में काटा हुआ था और सेंटर में आपने 2.5 सेंटीमीटर से आपने लाइन ड्रॉ की और आपने वहां पर सैंपल लगाया और ये सैंपल फिर आहिस्ता आहिस्ता वाटर के साथ सर्कल की फॉर्म में मूव करेगा, ठीक है। रेडियल क्रोमैटोग्राफी में आ जाए, तो रेडियल क्रोमैटोग्राफी में भी आपने क्या किया, पेपर की कॉर्नर्स पे तो सर्कल में काटा है और हमने क्या किया है, उसके साइड्स पर उस बेस लाइन पर हमने डिफरेंट इंक्स लगा दी है। अब वो इंक जो है वो सी आर के फॉर्म में धनुष की तरह एक ही स्पीड में जाएंगी। ऊपर वाले में देखो ना, सर्कुलर क्रोमैटोग्राफी में वो एक सर्कल की फॉर्म में मूव की है, लेकिन जो रेडियल क्रोमैटोग्राफी है उसमें ये देखो, ये पिंक वाला एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वो किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। इसी तरह जो ब्लू में है वो एक खास डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो उसका दूसरी किसी डायरेक्शन के साथ लिंक नहीं है, तो बोलते हैं आर की डायरेक्शन है, ठीक है।
अब ये देखो आर एफ वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, मैं आपको आर एफ वैल्यू बता देती हूँ यहाँ से, फिर हम पीछे जाकर इसको कर लेंगे। अब ये देखो, ये उसका ओरिजिन था, ये आपके पास उन्होंने पेपर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। उस पेपर पे हमने बेसलाइन ये लगाई हुई है और सैंपल हमने ये ब्लू वाला स्पॉट लगाया है और उस पेपर को हमने हैंग किया हुआ है क्रोमेटोग्राफी जार के अंदर। अब ये जो मार्क है ये डिस्टेंस है। अब ये देखो वो बता रहा है कि ये जो जहां तक उसने ब्लू, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक सॉल्वेंट इस पेपर के ऊपर मूव किया हुआ है। क्या है? बॉटम से, बेसलाइन से इस लाइन तक सॉल्वेंट में पेपर के ऊपर डिस्टेंस को कवर किया है। और ये जो ब्लू का है इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक ब्लू मूव किया इसके साथ, वाटर के साथ साथ। जब वाटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपने उसके ऊपर मिक्सर लगाए हुए थे वो कलर भी तो फैलने थे, ठीक है। तो ब्लू जो है वो यहाँ तक आकर रुका। आर एफ वैल्यू का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट। सब्सटेंस आपके पास क्या है? ब्लू इंक है। ब्लू इंक ने कितना सफर किया है यहाँ से यहाँ तक, ये आपने बेसिकली स्केल की मदद से मेजर कर, ठीक है। और डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट उस पेपर के ऊपर इस लाइन तक मूव किया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस लाइन से इस बेस लाइन तक आपने इस डिस्टेंस को मेजर कर लेना है। जब आप डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस लिखोगे और डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट लिखोगे और इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगी आर एफ वैल्यू। क्या है ये? आर एफ वैल्यू, ठीक है। इसको कहते हैं रिलेटिव फैक्टर। समझ आ गई आर एफ वैल्यू की? यस मैम। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप किसी भी पॉइंट मैम सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में लिखा हुआ है, सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी की लाइन में लिखा हुआ है कि आर सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, और रेडियल में लिखा हुआ है कि आर की फॉर्म में आर के फॉर्म में। तो मैंने, तो मेरी बात सुन लेना, मैंने यही बताया आपको आर्क ये चीज है, ये देखो डायग्राम है। ये रेडियल क्रोमेटोग्राफी में ये जो पिंक वाला है, आपने सर्कल चीज होती है जो एक राउंड में मूव कर रही है, पूरा सर्कल बना के, यहाँ ये क्या है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। ब्लू एक डायरेक्शन में है, अगर ये रिंग की फॉर्म में होता तो ये पूरा फैल के आता पूरे पेपर के ऊपर, ठीक है। लेकिन रेडियल में आर्क बनती है तो आर्क हमेशा सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है, ठीक है। अब ऊपर अगर हम ऊपर के अंदर, तो सर्कुलर में ये देखें, ये पूरा ब्लैक इंक लगाई थी ना, तो ब्लैक इंक पूरे पेज के ऊपर फैली हुई है सर्कल की फॉर्म में, ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर रही जी, ठीक है। तो सर्कल में जब भी आप करोगे वो हमेशा सर्कल की फॉर्म में जाएगा। लेकिन रेडियल में हम क्या करते हैं, सेंटर में हम डॉट नहीं लगाते, रेडियल में हम हमेशा उसके कॉर्नर पे हम लगाते हैं मिक्सचर्स को, तो वो मिक्सचर सिर्फ एक खास डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्लियर है? समझ आ गई आपको? जी मैम। अच्छा, आर एफ वैल्यू भी हो गई। ये क्या चीज है, हमने बेसिकली डिस्टेंस मेजर करना होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट। आर एफ वैल्यू की डेफिनेशन इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय मोबाइल फेज या सॉल्वेंट, जो पेज पर जितना भी मूव किया हुआ होगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने कहा कि क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है। सेपरेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स को जिनको हमने मिक्स किया होता है उनको हम सेपरेट आउट करते हैं। क्लियर हो गया? एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी का डिफरेंस ये है कि क्रोमेटोग्राफी रिलेटिव पोलैरिटी की बेस पर होती है। अब रिलेटिव पोलैरिटी, ये देखो एक डायग्राम में आओ, मैं आपको उसमें बताती हूँ कि रिलेटिव पोलैरिटी असल में है क्या। अब इस डायग्राम में आओ, तो हमने बात की थी कि हमने रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक, इन इंक्स का मिक्सचर बनाया है, ऐसे ही है। हमने एक मिक्सचर बनाया है रेड इंक का, ब्लू इंक का, ग्रीन का, येलो का और ये पिंक सा, ठीक है। आपने इन सारी इंक्स को मिक्स कर दिया। अब आप देखना चाह रहे हैं कि इस मिक्सचर के अंदर कौन कौन सी इंक्स शामिल हैं, तो उनको हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए हमने क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक ली। अब हमने देखो स्पॉट यहाँ लगाया था इस बेस लाइन के ऊपर, स्पॉट हमने इस बेस लाइन पे लगाया था, लेकिन जब ऊपर मूव कर रहा है सॉल्वेंट तो आप देखो
रेड यहाँ तक मूव किया है, इसके ऊपर नहीं गया, ऐसे ही है। पिंक जो है उससे थोड़ा सा ऊपर आया, उससे ऊपर नहीं गया। ब्लू ने यहाँ तक सफर तय किया, इससे ऊपर नहीं गया। ग्रीन ने और डिस्टेंस कवर किया और सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है येलो ने, ठीक है। इसका मतलब है येलो की सॉल्वेंट के साथ पोलैरिटी ज्यादा थी। मींस स्टार्ट तो यही से हुआ था ना, बेस लाइन से, लेकिन ऊपर जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ वही की एक मूव की है जिसकी सॉल्वेंट के साथ पोलैरिटी थी, जिसकी अब जो रेड है उसकी सबसे ज्यादा पोलैरिटी इस पेपर के साथ थी। यही वजह है कि वो सॉल्वेंट के साथ ऊपर मूव नहीं कर सका ज्यादा, ठीक है। पिंक की रेड की निस्बत पोलैरिटी सॉल्वेंट के साथ थोड़ी सी ज्यादा थी, यही वजह है कि उसने थोड़ा सा डिस्टेंस से ज्यादा कवर किया। ये जो ब्लू है इसकी पोलैरिटी रेड और पिंक की निस्बत ज्यादा थी कि उसने थोड़ा सा मजीद सफर तय किया, और सबसे ज्यादा यहाँ पोलैरिटी येलो की है जो सबसे ज्यादा सॉल्वेंट के साथ मूव किया। ये पोलैरिटी हम कहते हैं पोलर होना, जो चीज जिसके साथ पोलर होगी वो उसके साथ मूव करेगी। अब हमारे पास दो फेजेस थी यहाँ, एक थी स्टेशनरी और एक थी मोबाइल फेज। जिन कंपाउंड्स की मोबाइल फेज के साथ पोलैरिटी ज्यादा थी वो उसके साथ मूव कर गए, और जिन कंपाउंड्स की स्टेशनरी फेज के साथ पोलैरिटी ज्यादा थी वो वहीं पर स्टिक कर गई। और यहाँ सबसे ज्यादा कम जो पोलैरिटी है वो रेड की है, और सबसे ज्यादा पोलैरिटी सॉल्वेंट के साथ वो येलो की है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि आरएफ वैल्यू से, क्योंकि देखो ऑब्वियसली आरएफ वैल्यू में येलो ने बेस लाइन से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, सही है, ठीक है, और रेड ने कम डिस्टेंस कवर किया। जब आप इसकी आरएफ वैल्यू निकालोगे तो वो भी हमें बताएगी कि किस सॉल्वेंट किस सब्सटेंस की किसके साथ पोलैरिटी ज्यादा थी, ठीक है। और जिसके साथ पोलैरिटी ज्यादा होगी वो उसके साथ ज्यादा मूव करेगा। समझ आ गई? साथ ऐड करते जाएंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ आज का लेक्चर। अभी तक हमने क्रोमेटोग्राफी का स्टार्ट किया है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी हमने कहा सेपरेशन टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोलैरिटी। पोलैरिटी को हमने डिस्कस कर लिया कि पोलैरिटी बेसिकली क्या है, वो अट्रैक्शन है, जिस कंपाउंड के साथ अट्रैक्शन होगी वो उसके साथ मूव करेगा, ठीक है। हमारे पास दो फेजेस हैं इसके अंदर, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। जो मोबाइल फेज है हमारे पास वो कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, वाटर हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, ईथर हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, कोई भी चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में है जो मूव कर सकती है वो हमारे पास होगी हमेशा मोबाइल फेज। और जो सेकंड फेज है वो हमारे पास स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी जो नॉन मोबाइल हो, साकिन हो, जो मूव ना कर सकती, जैसे हमारे पास पेपर है वो नॉन मूवेबल है, टाल्क है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये तमाम कंपाउंडेंट्स ऐसे होते हैं जो मूव नहीं कर सकते, इनको हमेशा उनके ऊपर से सॉल्वेंट को ही पास कराया जाता है, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स आ गई कि क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के तरीके चार हैं, असेंडिंग, सर्कुलर और रेडियल। असेंडिंग में ऐसा है कि आप सॉल्वेंट को नीचे से पास कराते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव करता है। डिसेंडिंग में हम सॉल्वेंट हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं। सर्कुलर में आपने क्या करना है, आपने पेपर को सर्कल की फॉर्म में काट लेना है, सेंटर में आपने स्पॉट लगा लेना है, ठीक है, और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो सर्कल की फॉर्म में मूव करेगा, ठीक है। रेडियल क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा कि आपने सर्कल में काटा, ठीक है, और आपने 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस से आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, बेस लाइन, उस पर आपने डिफरेंट इंक के मिक्सचर को लगा दिया, और उसमें जो इंक होंगी वो सेपरेट होंगी इन द फॉर्म ऑफ कि वो एक खास डायरेक्शन में मूव करेंगी, रेंडमली एक सर्कल की फॉर्म में मूव नहीं करेंगी। स्टेशनरी और मोबाइल फेज हम डिस्कस कर चुके हैं। आरएफ वैल्यू हमने कहा रेशो। अब आपने मेजर करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस, तो वो इस बेस लाइन से इस पॉइंट तक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 5 सेंटीमीटर है, जो डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट जो है वो 15 सेंटीमीटर है। आप डिवाइड करोगे 5 डिवाइडेड बाय 15, तो ये वैल्यू आ जाएगी आरएफ की, ठीक है। जितनी आरएफ की वैल्यू ज़्यादा होगी, इट मीन्स वो जो सॉल्वेंट है वो
इसका मतलब है फॉर एग्जांपल 5 डिवाइडेड बाय 15 करते हैं तो वो वैल्यू आपके पास कम आ रही है, ठीक है। तो आर एफ की वैल्यू जितनी कम आएगी इट मीन्स सब्सटेंस की जो पोलैरिटी है वो एज कम्पेयर टू मोबाइल फेस स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा है, ठीक है। इस केस में अगर हम कहें कि सॉल्वेंट ने डिस्टेंस कवर किया 15 और सब्सटेंस ने कवर किया है 5, तो जो आर एफ की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.3 और ये हमेशा 1 से कम होगी। आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो आर एफ की वैल्यू होगी वो हमेशा हर केस में 1 होगी। इस केस में 0.3 आ रही है, तो 0.3 का मतलब ये है कि ये जो सब्सटेंस है उसकी पोलैरिटी पेपर के साथ ज़्यादा थी, सॉल्वेंट के साथ इसकी पोलैरिटी कम थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल आपके पास एक रैंडम सम ले लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस जो है वो आ जाता है आपके पास आ जाता है 10, ठीक है। और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 15 के साथ, डिस्टेंस कवर्ड बाय, तो इसका जो आंसर होगा 10 डिवाइडेड बाय 15, इसका आंसर है 0.6। इट मीन्स जितनी आर एफ वैल्यू ज़्यादा आएगी उस सब्सटेंस की पोलैरिटी हमेशा सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपके पास डिफरेंट सब्सटेंसेस की आर एफ वैल्यू आती हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें से किसकी पोलैरिटी मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा थी और किसकी पोलैरिटी स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा है, तो आप आर एफ वैल्यू देखोगे। अगर तो आर एफ वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, एक के करीब होगी, वो सब्सटेंस सॉल्वेंट के लिए ज़्यादा पोलर होगा, ठीक है। और जिसकी आर एफ वैल्यू ज़्यादा कम होगी, बहुत कम होगी, वो सब्सटेंस स्टेशनरी फेस के लिहाज से ज़्यादा पोलर है। क्लियर? यस मैम। समझ आ गया आपको इस लास्ट कॉन्सेप्ट की कि आर यस एफ मैम। ओके। वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो सब्सटेंस आपका सॉल्वेंट के लिए पोलर है। पोलर होने का मतलब यह है कि सॉल्वेंट को वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जहां तक सॉल्वेंट मूव करेगा वो उसके साथ मूव करता जाएगा। लेकिन अगर उसकी आर एफ वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब है कि वो सॉल्वेंट के लिए पोलर नहीं था, वो आपकी जो स्टेशनरी फेस है, आइदर पेपर है, टाल्क है या कोई भी चीज़ है, वो उसके लिए पोलर है, तो वो हमेशा उसके साथ स्टिक करेगा और वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। हाँ जी। क्लियर? ओ- तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में दोबारा फिर फोटोग्राफी करेंगे। आपने इन कॉन्सेप्ट को याद रखना है। व्हाट इज बेसिक फेस, व्हाट इज द कॉलम्स में मोबाइल फेस क्या चीज़ है, आर एफ वैल्यू क्या है और उसकी टेक्निक्स क्या है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, आपका जो कोग्नोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है, मैंने कहा था ना कि स्टार्ट में ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका कोग्नोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको 15 टू 17 मार्क्स का पेपर क्रोमेटोग्राफी पे नोट लिखने के लिए आ जाता है। या तो वो आपको कहते हैं कि राइट अ नोट ऑन पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो पूरा नोट पेपर क्रोमेटोग्राफी पे लिखना आता है, या फिर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स पूछी जाती हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं, जो हम पढ़े थे ना, सेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर और रेडियल, ये उसकी टेक्निक्स हैं। 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं, या तो आपको टेक्निक पूछी जाती है लिखने के लिए, 17 मार्क्स की होती हैं, या फिर आपको कहा जाता है कि आप पेपर क्रोमेटोग्राफी पर नोट लिखें और वो भी 15 नंबर का होता है, ठीक है। वैसे ये चैप्टर आपने बड़े गौर से समझना है। अगर इस तरह समझाने में कमी कोई रह भी गई हो तो आपने इसको बुक से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको